Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. आज की वीडियो में अभी आप कॉस्टिंग का पेपर देके आए रहोगे। मेरा ये टारगेट है, मैं आपका 2 घंटे का टाइम लूंगा। इसमें आपके 10 से 15 चैप्टर का एकदम क्विक रिवीजन, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। आपको क्या करना है, वैसे भी आप बहुत थक गए रहोगे। अगर आपके पास टाइम है, आपका प्लान है, तो वो बिल्कुल छेड़ो मत, कुछ मत करो उसके साथ। अगर आप बहुत थक गए हो, अभी पढ़ाई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1-2 घंटा देख लो, आपसे आपके 10 से 15 चैप्टर का फटाफट रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे ये एक वीडियो। करेक्ट है। तो मैं एकदम स्पीड में जाऊंगा, आपका ऑलरेडी 1.5x की स्पीड में बोल रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिकैलकुलेट। आपके मॉड्यूल से वो जो समरी दिया हुआ है वहां से पढ़ा रहा हूँ। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स क्या हुआ है, इनकम टैक्स को पावर दिया हुआ है। एंट्री 82 से पावर दिया हुआ है आर्टिकल 246 का। यूनियन लिस्ट वो 7 शेड्यूल है। करेक्ट है। कंपोनेंट क्या है इनकम टैक्स के? 3 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। 3 बड़े में क्या है? इनकम टैक्स एक्ट है, रूल है और एनुअल फाइनेंस एक्ट है। 3 बड़े 3 छोटे क्या है? सर्कुलर, नोटिफिकेशन, कोर्ट डिसीजन। इनकम टैक्स का मतलब क्या है? ये चार्जिंग सेक्शन 4 बोलता है आप टोटल इनकम ले लो, उससे को मल्टीप्लाई कर दो जो टैक्स रेट है उससे, प्रीवियस ईयर की इनकम का। किसका? पर्सन का मतलब क्या होता है? 2 × 3 + 1 होता है। आपको पता है प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले ये समझो, आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हो जिसके ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में भरते हो। प्रीवियस ईयर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। अगर आप नॉर्मली अप्रैल से लेके मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर होता है, पर अगर आपका बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ है, कमेंस हुआ है, तो जब से आपका बिजनेस कमेंस होता है वहां से लेकर 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर होता है। अगर आपका बिजनेस बीच में बंद हो जाता है तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक आपका बिजनेस बंद हो जाता है वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाता है। एक्सेप्शन क्या है इसके रूल के? मतलब जनरल रूल क्या है? प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना पड़ता है, पर उसका जनरल रूल। एक्सेप्शन क्या है? 5 एक्सेप्शन है, ध्यान याद रखना। वो स्टोरी याद करो। आपने क्या किया, इंडिया में कोई बिजनेस बंद कर दिया। बिजनेस बंद करने के बाद आपने किया, इंडिया में कोई असेट था जिसको प्रॉपर्टी था उसको बेचा। क्यों? अवॉइड टैक्स करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए वो प्रॉपर्टी को क्या किया? बेचा। बिजनेस बंद किया, उसमें से प्रॉपर्टी बेचा। अब आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, तो इंडिया छोड़ने से पहले आपने कोई एओपी बीओआई बनाया था टेम्पररी पर्पस के लिए, वो आप क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। और 5वां पॉइंट क्या है? आपको लेने के लिए कुछ शिपिंग आई है, शिप आई है नॉन रेजिडेंट की। तो ये 5 केस में प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ता है। अनडिस्क्लोज, अगर आपने पहले अपने रिटर्न में कोई इनकम नहीं दिखाया, बाद में असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कोई चोरी कर रहे हो, उसमें क्या है? कैश क्रेडिट का सिचुएशन है। आपके बुक्स में पैसा आ गया, अब आप बोलते हो कि कहाँ से आया मुझे पता ही नहीं। दूसरा, आपका अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, आपने अपने रिटर्न में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बताया था, आपने अपने रिटर्न में मनी नहीं बताया था, आपने अपने रिटर्न में इन्वेस्टमेंट या मनी आधा अधूरा बताया था, आपने कोई खर्चा किया, आपके पास सोर्स नहीं है कहाँ से पैसा लेके आए, या फिर आपने हुंडी के रिलेटेड कुछ बोरो किया है या पे किया है, ये केस में आपका अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। उसके ऊपर टैक्स लगेगा 60% से, सरचार्ज लगेगा 25% से और सेस लगेगा 4% से अंडर सेक्शन 115 बीबीई। याद रखना। टोटल इनकम का क्या, ये सब भाई आगे आने वाले चैप्टर है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते। टैक्स लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखो। सबसे पहले इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ये सब के केस में अगर आप 115 बीएससी नहीं लेते और आप सीनियर सिटीजन वगैरह नहीं हो, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा? 2,50,000 तक कुछ नहीं, उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख आपका 5%, 5 लाख से 10 लाख आपका 20% और 10 लाख के ऊपर आपका 30%। पर अगर आप सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एज नहीं होता है, उसके साथ साथ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस एज 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो उसको सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। बाकी सब कुछ सेम होएगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल प्लस इंडिया का रेजिडेंट, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद सब सेम होगा। एचयूएफ के केस में सेम टू सेम 2,50,000 का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। 10,000 रुपए तक कोई 10,000 रुपए तक कितना? 10%। 10,000 से 20,000 20%, 20,000 के ऊपर 30%। बहुत ही सिंपल है। अप टू 10,000 10, अप टिल 20,000 10,000 से 20,000 कितना? 20, मतलब 20 20 10 10 और 20,000 के ऊपर कितना है? 30%। अगर 115 बीएडी नहीं लेते, 115 बीएडी क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में सीखेंगे। कंपनी का टैक्स रेट क्या है? डोमेस्टिक कंपनी का जनरली 30%, फॉरेन कंपनी का 40%। फॉरेन कंपनी का 40% टैक्स रेट है, डोमेस्टिक कंपनी का 30% टैक्स रेट है। पर अगर डोमेस्टिक कंपनी का परसों, अभी क्या चल रहा है? 2021 प्रीवियस ईयर चल रहा है, परसों मतलब 18-19 प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़ भूल सकता है, 400 करोड़ है, तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 5% कम 25%। ठीक है। सरचार्ज क्या रहेगा सर?
सरचार्ज रहेगा इंडिविजुअल वगैरह के केस में। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज 10% रहेगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, सरचार्ज 15% रहेगा। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, सरचार्ज 25% रहेगा। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज रहेगा। पर ध्यान की बात यह है, इन केस ऑफ LTCG 112A, HTCG 111A और डिविडेंड के इनकम, ये 3 इनकम, इन डिविडेंड का इनकम, 112A का इनकम, 111A का इनकम, मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है? 15% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट क्या है? अगर आपका टैक्स रेट सीधा 30% है, पर अगर आपकी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है और आपका इनकम कितना है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म करोड़पति बन जाता है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 12% से लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के इस केस में सरचार्ज क्या है? अगर डोमेस्टिक कंपनी करोड़पति बन जाता है पर इनकम 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज 7% है। फॉरेन कंपनी के केस में 2% है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो सरचार्ज आपका कितना है, हो जाएगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% और फॉरेन कंपनी के केस में 5%। फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, बहुत ध्यान से सुनो, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को नहीं मिलेगा, तो सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 तक का क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। 112A इनकम होता है ना, उसके सामने एडजस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। और मैक्सिमम कितना? 12,500, इनकम 5 लाख। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबके ऊपर 4%। तो ये चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट जो थे मैंने फटाफट कवर करने की ट्राई की। अभी चैप्टर 2 के ऊपर आता है। इसमें 2 पार्ट है, एक है रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। करेक्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चैप्टर 1 में एक मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने अभी फटाफट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लेटर्स रिपेकुलेट में था नहीं तो मैंने नहीं करा। एक वीडियो है 12-13 मिनट का है मार्जिनल रिलीफ का, वो आप देख सकते हो। 2x की स्पीड में देखोगे 6 मिनट में हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6(1) देखो। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, कोई भी आदमी अगर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है प्रीवियस ईयर में तो क्या बन जाता है? रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है। सेकंड केस, अगर 182 डेज नहीं रहे तो आपको क्या देखना है? पिछले प्रीवियस ईयर में अगर 60 डेज है उससे ज्यादा रहता है, या पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज है उससे ज्यादा रहता है, तो क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सबसे पहले 182 डे देखो। 182 नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या देखना है? पिछले 4 साल में 365 दिन प्लस पिछले साल में 60 साल, मतलब प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। तो उसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट मान लिया जाएगा। पर उसके एक्सेप्शन है, ये दो केसेस में सिर्फ 182 डेज का ही कंडीशन देखा जाएगा। ये 2 केसेस में 182 डेज का ही कंडीशन देखा जाएगा। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है। इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, किसके लिए छोड़ के जा रहा है? सिर्फ 2 काम के लिए, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ के जा रहा है, या कोई ऐसी इंडियन शिप है जिसका क्रू मेंबर है, ऐसा क्रू मेंबर बन के जा रहा है इंडिया से बाहर, तो सिर्फ आपको 182 डेज का कंडीशन देखना है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन था, यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है। इसका मतलब क्या होता है? वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे? अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बॉर्न हुए तो इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है। इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर रहता है पर इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर में, करेक्ट है, घूमने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए 182 डेज देखा जाएगा। पर एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड 15 लाख, मतलब अगर 15 लाख नहीं होता है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर 15 लाख हो गया तो क्या होगा? तो वो केस में देखा जाएगा, अगर वो 120 दिन पे इंडिया में रहता है प्लस 4 साल में 365 डेज रहता है तो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। पर हमेशा RNOR माना जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर अगर एक बार कोई रेजिडेंट बन जाता है तो उसका एडिशनल कंडीशन देखा जाएगा, जिससे पता चलेगा वो R&OR है या R&NOR है। उसके लिए अपने को क्या करना है? पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर वो रेजिडेंट है, प्लस पिछले 7 साल में 7 प्रीवियस ईयर में अगर 730 दिन वो इंडिया में रहता है, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो क्या मान लिया जाएगा? R&OR मान लिया जाएगा, नहीं तो R&NOR मान लिया जाएगा। ठीक है। एक और कंडीशन आती है, एक और चीज है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, अगर वो जो मैंने अमेंडमेंट वाली बात की थी ना, अगर उसका इंडिया में इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या देखना है? 182 डेज है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। वैसे भी अगर 182 डेज नहीं है
तो देखना है 120 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन, इससे ज्यादा अगर हो जाता है तो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। 182 डेज में तो वैसे भी रेजिडेंट बन जाएगा, यहाँ पे 60 नहीं है 120 डेज है। फिर बात करते हैं, और ये हमेशा आर एंड एन ओ आर होगा। डीम रेजिडेंट की बात करते हैं, मतलब अगर कोई ऐसा आदमी है जो दुनिया में कहीं भी अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, मतलब अपने डोमिसाइल के हिसाब से, अपने सिटीजनशिप के हिसाब से दुनिया में कहीं टैक्स नहीं भरता, और वो इंडियन सिटीजन है, वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, और उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, आर एंड एन ओ आर मान लिया जाएगा। इज इट ओके? फिर बात करें एचयूएफ की। एचयूएफ के केस में अपने को क्या देखना है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर होली और पार्टली इन इंडिया से है, या तो होली या पार्टली इंडिया से है, तो एचयूएफ इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो एचयूएफ क्या माना जाएगा, आपका इंडियन रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। एचयूएफ के केस में भी आर एंड एन आर देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। अगर करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, पिछले 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल, तो क्या मान लिया जाएगा, आर एंड ओ आर मान लिया जाएगा। फर्म एओपी बीवाई के केस में भी सेम है, कंट्रोल मैनेजमेंट, पर यहाँ पे आर एंड ओ आर एन ओ आर नहीं होगा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। कंपनी के केस में हर इंडियन कंपनी इंडियन रेजिडेंट मानी जाती है इंडिया की, और इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब जो फॉरेन कंपनी है, अगर उसका पोएम इंडिया में फिक्स हो जाता है तो वो भी क्या मान ली जाएगी, रेजिडेंट मान ली जाएगी। फिर सेक्शन 5 के ऊपर आते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, 4 इनकम हमेशा हर आदमी के लिए टैक्सेबल होगी। सबसे पहला इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। पर एक इनकम जनरली आर एंड ओ आर होता है ना, उसके लिए पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, पर एक इनकम टैक्सेबल नहीं होती। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर कोई फॉरेन में इनकम अर्न की है, बाद में उसको इंडिया में रेमिट किया है, तो वो इनकम किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, वो ध्यान रख लेना। इनकम रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या, आपने जॉब किया, आपको सैलरी मिली, इनकम रिसीव इन इंडिया। डीम टू रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या होता है, डीम रिसीव इन इंडिया क्या होता है, सेक्शन 7 है, जिसमें 3 चीजें दी हुई है। अगर आपको आरपीएफ में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है 12% से ज्यादा करता है, तो जितना एक्सेस पोर्शन है प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो आपका इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एनपीएस का वो इनकम था, करेक्ट है। और तीसरा इनकम अगर कोई यूआरपीएफ से आरपीएफ में ट्रांसफर होता है, तो वो भी आपका डीम टू रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। मतलब अभी इनकम रिसीव नहीं हुआ है, पर कभी अभी इनकम एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, पर मान लिया जाएगा कि अभी रिसीव हो चुका है, ठीक है। फिर एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या होता है, आपका इंटरेस्ट का एग्जांपल याद करो, आपका इंटरेस्ट मिलेगा कब, जून में मिलेगा, पर बीच में मार्च तक जितना एक्रू हुआ है वो आपका क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। डीम टू एक्रू एंड अराइज इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 के 8 क्लॉज है, करेक्ट है। उसमें इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस, ध्यान से सुन लो भाई, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है, और साथ में एक बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट है, देख लेना। तो यहाँ पे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 3 के ऊपर। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अपना टारगेट ये नहीं है कि अपने को सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो सब हो चुका है। अभी मैं फटाफट आपका 1-1.5 घंटा एकदम सुपर फास्ट यूटिलाइज करने वाला हूँ। चैप्टर 3 में 3 चीजें हैं, एक है एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा आपका है अदर बहुत सारी मिसलेनियस एग्जम्पशन जो मिलते हैं वो, और तीसरा है 10AA वाला। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आते हैं। एग्रीकल्चर इनकम में इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो आपका 60-40-75 वगैरह रूल दिए हुए ना, रूल 7-7A-8 वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टी के केस में 60% आपका क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर, 40 क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। रबर के केस में 65 आपका क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर माना जाएगा, 35 बिजनेस माना जाएगा। कॉफी के केस में 2 रेट है, कॉफी ग्रोन या क्योर्ड है तो 75% आपका एग्रीकल्चर, 25 बिजनेस माना जाएगा। अगर कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड है तो 60% आपका क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर, 40% आपका बिजनेस। 60-40 यहाँ से सेम होता है, और 65-35 रबर एकदम अलग, और 75-25 ये कौन सा हो जाएगा, कॉफी का, सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड रहेगा। तो ऐसा क्योंकि ऐसा इनका अकाउंट और बिजनेस और एग्रीकल्चर दोनों मिक्स होता है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या, एग्रीकल्चर इनकम 10(1) में एग्जेम्प्ट होता है, पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो एक पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट होता है। आपको पता रहेगा किस किस केस में, इंडिविजुअल के केस में, एचएफ के केस में, यूपी के केस में, बीवाई के केस में। अगर आपका एग्रीकल्चर का इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है पूरे साल में, प्लस आपका एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरा इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, मतलब 2.5 लाख, 5 लाख या
3 लाख, जो भी केस होगा उस हिसाब से। तो आपको इनकम टैक्स ऐसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर प्लस उसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दो। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है। जो आपका टोटल इनकम है उसके ऊपर आपको क्या कर देना है, टैक्स निकाल देना है। दूसरे स्टेप में आपको जो एग्रीकल्चर इनकम है वो लो, और उसमें बेसिक एग्जम्पशन, अगर 2.5 लाख है तो वो 3 लाख है, तो वो जो भी केस में वो दोनों को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स निकाल दो। सबसे पहले टोटल इनकम पे टैक्स निकालो, दूसरे केस में बेसिक एग्जम्पशन के साथ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकालो। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना है। मतलब जो टोटल इनकम पे टैक्स आया उसमें से रिड्यूस कर दो जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स आया, उसके बाद आपका जो रिबेट मिल रहा है तो वो ले लो, सरचार्ज वगैरह लग रहा है तो ऐड कर दो, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर कोई एचयूएफ अपने मेंबर को इनकम देता है वो उसके हाथ में एग्जम्प्ट होती है। कोई पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को शेयर मिलता है प्रॉफिट का, तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, पर इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं, फेमा के हिसाब से इंडिविजुअल है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, या फिर या तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है या फिर आरबीआई ने उसको एक अकाउंट जिसको एनआरई अकाउंट बोलते हैं ये ओपन करने की परमिशन दी हुई है, ठीक है। तो इसके ये वाले एनआरई अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, एनआरओ अकाउंट दे सकता है, एनआरओ पे एग्जम्पशन नहीं मिलता, सिर्फ एनआरई पे मिलेगा, वो भी या तो अगर आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो फेमा के हिसाब से, या फिर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको आरबीआई ने परमिट किया है। 10(6) में क्या बोला हुआ है, अगर कोई फॉरेन का, फ्रांस का, यूएस का कोई एम्बेसी का आदमी इंडिया में बैठा हुआ है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसको कोई सैलरी मिल रहा है तो वो सैलरी इंडिया में एग्जेम्प्ट होगा, पर कुछ कंडीशन होनी चाहिए, वो इंडिया में कोई दूसरी जॉब नहीं करना चाहिए या इंडिया में कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, करेक्ट है। हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट वगैरह का इनकम होगा तो चल जाएगा। और दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, समझो फ्रांस का कोई आदमी इंडिया में बैठा हुआ है तो उसका इनकम तब एग्जम्प्ट होगा जब इंडिया का आदमी जो फ्रांस में बैठा हुआ है, अगर उसका इनकम वहां एग्जम्प्ट होगा तो हम यहाँ इंडिया में एग्जम्प्ट करेंगे, एकदम भाई बदला ले रहे हैं। बाकी ये सब छोटे मोटे एग्जामेशन है, आपको क्या करना है, वो एक चार्ट क्लासेस में आपको प्रोवाइड किया था, वो आप फटाफट रीड कर लो, उसमें सब कुछ कवर है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट 10AA पे आता हूँ, 10AA इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसईजेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो या प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो या कोई सर्विस स्टार्ट करते हो 1/4/2005 के बाद, तो आपको 3 फेज में डिडक्शन मिलता है। याद है पहला फेज क्या, फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट 5 ईयर में आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है। उसके नेक्स्ट 5 ईयर में आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो भी री इन्वेस्टमेंट रिजर्व होता है एसईजेड का, दोनों में से लोअर अमाउंट का आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मिलता है, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले एक्सपोर्ट टर्नओवर देखना पड़ेगा। जितना आपने बाहर टर्नओवर, मतलब जितना आपने फॉरेन में सेल किया वो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा। प्लस अगर कोई आपने सेल किया पर उसका पैसा 6 महीने के अंदर अंदर आना चाहिए, ये एक चीज का कंडीशन था। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर से, उसको डिवाइड करो टोटल टर्नओवर से, जो टोटल सेल्स है उससे डिवाइड करो और एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करो, और प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट को ले लो, उसको रेशियो ले लो, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो ये आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट मान लिया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिट को आपको, अगर नया नया बिजनेस है फर्स्ट 5 ईयर में तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर में तो 50% डिडक्शन मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट 5 ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तक का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर 3 अपना फटाफट रिवाइज हो गया। अभी आते हैं 5 मिनट में रिवाइज करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेक्शन 70 और सेक्शन 71 दो सेक्शन है। सेक्शन 70 आपका इंटर सोर्स, मतलब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, एक हेड का लॉस उसी हेड के गेन से सेट ऑफ की बात करता है। 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करता है, जिसका मतलब है एक हेड का लॉस दूसरे हेड के गेन, करेक्ट है। तो सबसे पहले इंटर सोर्स यानी इंट्रा हेड की बात करते हैं। कोई भी लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स, उसी सोर्स का लॉस है, वो उसी हेड से क्या कर रहे हो, उसी सोर्स से क्या कर रहे हो आप, सेट ऑफ कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस आप सेट ऑफ कर रहे हो दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से, या फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से, या कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ करो। पर उसके एक्सेप्शन है, अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। पर ये कहीं नहीं लिखा कि स्पेक्युलेटिव इनकम, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का गेन जो है उससे आप कोई और लॉस सेट ऑफ कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो सर, देखो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है उससे स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा। पर
दूसरे बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ हो सकता है। सेकंड पॉइंट, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से ही होगा। सेम पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। दूसरे बिजनेस का लॉस आप स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो सकता। ऐसा समझो कि लॉन्ग टर्म जो है ना वो किंग है और शॉर्ट टर्म क्या है, प्रिंस है। कोई प्रिंस की प्रॉब्लम है वो किंग सॉल्व कर सकता है, पर किंग की प्रॉब्लम कोई प्रिंस सॉल्व नहीं कर सकता। लास्ट क्या है, कोई ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस में अगर आपका लॉस होता है तो वो सेट ऑफ सिर्फ किससे हो सकता है, ओनिंग एंड मेंटेनेंस और रेस हॉर्सेस के गेन से हो सकता है। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करें तो क्या मैंने बता दिया, एक हेड का दूसरे हेड के साथ आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। जो 4 पॉइंट ऊपर थे वो सेम कॉमन एज इट इज है। उसके अलावा 2-3 पॉइंट है जिसमें पहला है आप अपने पीजीबीपी के लॉस को, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस को सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, आप कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन में आपको लॉस होता है उसको आप कोई और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, कैपिटल गेन हेड है वो राजाओं का हेड है, उनकी प्रॉब्लम कोई दूसरा सॉल्व नहीं कर सकता, पर राजा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है। उसके बाद है आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो मैक्सिमम आप दूसरे हेड के साथ कितना कर सकते हो सेट ऑफ, सिर्फ 2 लाख रुपए तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी हेड में 3 लाख रुपए का लॉस है, सैलरी हेड में 5 लाख का प्रॉफिट है, वो केस में आप मैक्सिमम 2 लाख का ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद कौन कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, गैम्बलिंग, बैटिंग, कार्ड गेम वगैरह के नहीं होंगे। साथ साथ में कोई ऐसी इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है तो उसके रिलेटेड कोई लॉस है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया पार्टनरशिप फॉर्म से आपको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो आपका क्या है, इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है 10(2)A में। अगर उसके रिलेटेड कोई लॉस होता है तो वो आपका क्या नहीं बनेगा, टैक्सेबल, बेसिकली उसका लॉस क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। फिर कितने पीरियड के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे छोड़ो, आप देखो सैलरी में कोई लॉस नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। सेकंड हेड कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी, 8 साल तक आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पीजीबीपी को एक सेकंड के लिए हटाओ, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का लॉस कितने टाइम का कर सकते हो, 8 साल तक कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है, आईएफओएस आता है। आईएफओएस का आप क्या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आईएफओएस का लॉस आप क्या नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वही साल आपको यूटिलाइज करना है, नहीं तो आपको आगे बढ़ना है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अभी पीजीबीपी पे आता है, तो पीजीबीपी में बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने बिजनेस को क्लासिफाई करवाया था, पता है, जैसे आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। फिर आपका डेप्रिसिएशन, कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो अनलिमिटेड टाइम तक आपका क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका 8 साल, बिजनेस का लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस मतलब स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिव को छोड़ दे तो 8 साल तक आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल, स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस आपका अनलिमिटेड है। लॉन्ग टर्म कोई भी तरीके का कैपिटल गेन का लॉस है तो 8 साल तक, और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रिसोर्स कितना साल, 4 साल। सर याद कैसे रखे, बहुत ही सिंपल है, सब जितने भी है ना यहाँ पे लॉस, सब ये समझो 8 साल के लिए होते हैं, पर उसके कुछ एक्सेप्शन है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और स्पेसिफाइड बिजनेस, ये दो ऐसे बिजनेस है जो आपका अनलिमिटेड टाइम तक आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और दो ऐसे बिजनेस है, ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस और दूसरा वाला स्पेकुलेटिव बिजनेस है, 4 साल तक हो सकते हैं। 4 के लिए 2 है, अनलिमिटेड के लिए 2 है, बचे हुए सब कितने, 8 साल तक क्या हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्डर कैसे आपको सेट ऑफ सबसे पहले करना है, सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन या करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च या फिर करंट ईयर का कोई एक्सपेंस रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग के सामने आपको क्या करना है, सेट ऑफ करना है। उसके बाद कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो ले लो, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, उसके बाद कोई अनएब्जॉर्ब, ये ऊपर वाले पॉइंट है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ले लो, और लास्ट में अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। अनएब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, ये साल वो डेप्रिसिएशन यूज नहीं हुआ तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया, उसको क्या बोलेंगे, अनएब्जॉर्ब बोलेंगे। सेक्शन 80 के हिसाब से अगर आपका लॉस रिटर्न है, आपके रिटर्न में लॉस है तो आपको ड्यू डेट से पहले पहले वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, फिर लॉस आपको नहीं मिलेगा। पर उसके 2 एक्सेप्शन है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, भले ही आपके लॉस है फिर भी आप रिटर्न लेट फाइल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो लॉस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट आते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर। क्लबिंग में अगर आपको 10 पॉइंट आते हैं, यहाँ पे पर्पस क्या है, सिर्फ आपको चैप्टर का ओवरव्यू और फटाफट कुछ 30-40% का कंटेंट आपके दिमाग में डालना, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट है, कॉस्टिंग के एग्जाम से थक के आए हो, फटाफट सुन दो। 10 पॉइंट आते हैं तो आपको क्लबिंग आता है, नहीं तो आपको क्लबिंग नहीं आता। 10 पॉइंट ध्यान रखने। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपने कोई इनकम ट्रांसफर कर दिया पर उसके रिलेटेड जो असेट था वो ट्रांसफर नहीं किया, जैसे
रेंट ट्रांसफर कर दिया वाइफ के नाम पे पर घर आपके नाम पे ही है, तो जो इनकम आपने ट्रांसफरी के पास जा रहा है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। पहला पॉइंट सेक्शन 60 बात करता है। 61 क्या बात करता है, आपने क्या किया, कोई भी ऐसा एसेट ट्रांसफर किया जो कि जिसका टर्म क्या है, रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल टर्म्स का मतलब क्या होता है, कंटेन एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट टू द ट्रांसफर। मतलब ऐसा प्रोविजन वो ट्रांसफर के क्लॉज में डाला है कि वो आपको रीट्रांसफर मतलब वापस आपके पास आने वाला है, या तो पूरा का पूरा या एनी पार्ट, पूरा का पूरा इनकम या पूरा का पूरा एसेट, या आधा अधूरा इनकम या आधा अधूरा एसेट। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि आपके पास आपको राइट देता है कि आप रीएज्यूम कर सकते हो पावर किसके ऊपर, वो एसेट के ऊपर या उसको इनकम के ऊपर, मतलब वापस चाहिए तो आप ले सकते हो। करेक्ट है। इसमें एक डेथ वाला प्रोविजन है, वो ध्यान रख लेना। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, आपकी वाइफ का, जो भी आप लड़के हो तो आपकी वाइफ, आप लड़की हो तो आपका हस्बैंड, मतलब जो स्पाउस है उसका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें, पीएसआर में, या फिर कंपनी है तो उसके वोटिंग राइट्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। करेक्ट है। उसमें आपका दूसरा जो स्पाउस है वो जॉब करता है तो वो क्लबिंग हो जाएगा, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके हाथ में वो इनकम क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। पर अगर जो आपको सैलरी मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो आपके टेक्निकल कॉम्पिटेंस के ऊपर या आपके पास डिग्री है उस हिसाब से मिल रहा है तो क्लब नहीं होगा। इनकम अराइजिंग टू स्पाउस बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न में कंपनी पार्टनरशिप कुछ भी हो, इन विच इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। समझो मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है टैक्स सेंटर में, मेरी वाइफ वहां पे जॉब कर रही है, उसका कोई टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, फिर भी उसको 50,000 फॉर एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो 50,000 क्या हो जाएगा, मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। पर अगर वो भी सीएस है तो उसको प्रॉपर उसके टेक्निकल कॉम्पिटेंस के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो क्या, वो क्लब नहीं होगा। और अगर समझो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा सर, जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके हाथ में क्लब होगा। फिर ये जो 64, 14 और जो नीचे आने वाले दो पॉइंट है 6 और 7 और 8, ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट है ना, ये सेम तरीके की बातें करते हैं। सबसे पहले क्या, आपने कोई इनकम ट्रांसफर की, आपने कोई एसेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन मतलब 1 लाख का एसेट फ्री में दे दिया या 1 लाख का एसेट 50,000 में दिया। किसको दिया, स्पाउस को दिया। स्पाउस को दिया मतलब अपनी लड़की हो तो अपने हस्बैंड को, लड़का है तो अपनी वाइफ को, तो उसके ऊपर जो इनकम आएगा वो किसके हाथ में क्लब होगा, जिसने ट्रांसफर किया था, मतलब उसके हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। पर ये टाइम पे आपकी शादी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी तक फियांसे वगैरह एंगेजमेंट हुआ है, शादी नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आपका रियल में शादी हुआ रहना चाहिए। ये बात करता है। पर ये केस में जो पहला वाला पॉइंट है, इसमें अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो यहां से क्लब नहीं होगा। वो जो आपका सेक्शन 27 है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें वो क्या बन जाएगा, डीमोटर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 64(1)(6) क्या बात करता है, सेक्शन याद मत रखना, सिर्फ 64 याद रख लेना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, कोई भी एसेट इन एडिक्वेट कंसिडरेशन या फ्री ऑफ कॉस्ट किसको ट्रांसफर कर रहे थे, अपने स्पाउस को कर रहे थे ऊपर, यहाँ पे अपने सन्स वाइफ को कर रहे हो, मतलब बेटे की वाइफ को कर रहे हो, तो वो केस में भी सेम प्रोविजन लग जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप हाउस प्रॉपर्टी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 64(1)(7) और 8 क्या बात करते हैं, अगर आप कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, अपने सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए, अपनी स्पाउस के बेनिफिट के लिए, किसी को भी ट्रांसफर करोगे चलेगा, पर उसमें से इनकम आ रही हो किसके बेनिफिट के लिए यूज हो रही है, या तो आपका सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए या फिर आपके स्पाउस के बेनिफिट के लिए, तो वो केस में क्या हो जाएगा, आपके हाथ में बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। 64(1)(a) इंपॉर्टेंट है, माइनर चाइल्ड का इनकम। माइनर चाइल्ड का इनकम मतलब अगर आपका बेटा बेटी जो भी है माइनर है, करेक्ट है, उसका कुछ इनकम आ रहा है, जैसे उसका एफडी कराया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपके हाथ में क्लब होगा। सर पापा के हाथ में क्लब होगा कि मम्मी के हाथ में क्लब होगा, जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके हाथ में क्लब होगा। करेक्ट है। पहला पॉइंट ए लिखा हुआ है और सेकंड पॉइंट में क्या है, जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके हाथ में क्लब होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है वेयर द मैरिज, अगर वो टाइम पे जरूरी है कि शादी रहना चाहिए, समझो अभी आमिर खान और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो गया, करेक्ट है, तो उसका एक आजाद खान नाम का बेटा है, करेक्ट है, तो उसका इनकम अभी किसके हाथ में क्लब होगा, सर आमिर खान के हाथ में क्लब होगा कि उसकी वाइफ के हाथ में क्लब होगा, जो वो बेटे को संभालेगा वो उसके हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। और बेटे की इनकम होगी उसके हिसाब से आपको डिडक्शन भी मिलेगा, पर चाइल्ड 1032 के हिसाब से 1500 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। पर ये केसेस में आपका इनकम, माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब नहीं होगा आपके हाथ में, अगर माइनर चाइल्ड के पास कोई भी तरीके का स्किल वगैरह है, स्पेशलाइज नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या फिर स्किल है, तो वो केस में उसका ही इनकम रहेगा। जैसे डांस इंडिया डांस में वो जाके डांस करता है, या फिर उसका कोई डिसएबिलिटी है 80U वाला, मतलब कोई बीमारी वगैरह है, तो वो भी उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्लब नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं
कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। यहाँ पे क्या बोला, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया, एचयूएफ में ट्रांसफर कर दिया। कन्वर्ट करता है इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ, तो उसमें से जो इनकम आएगी वो इनकम किसके हाथ में ट्रांसफर होगी, मतलब क्या टैक्सेबल होगी, इंडिविजुअल के हाथ में ही इंक्लूड होगी जब वो एचयूएफ का पार्टीशन होगा, या तो कंप्लीट पार्टीशन या पार्शियल पार्टीशन, कोई भी तरीके का अगर पार्टीशन होता है तो उसमें से जो शेयर उसकी प्रॉपर्टी का उसको वाइफ को मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा, रिसीव बाय द स्पाउस, जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी थी उसका शेयर, तो वो भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जिसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था उसके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 64 का एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि इनकम का मतलब लॉस भी होता है। अगर लॉस भी होता है तो वो भी आपको क्या कर देना है, क्लब कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर यहाँ पे कुछ 2-3 चीजें नहीं रखी, ध्यान रखना। एक वो क्रॉस ट्रांसफर वाला प्रोविजन था, पता है वो मैंने एग्जांपल दिया था, जेठालाल, बबीता, अंजलि, दया, जो भी तारक मेहता, वो क्रॉस ट्रांसफर होता है तो उतना ही इनकम क्लब होगा जितना पहले वाले हुआ था। वो एग्जांपल आपको याद रहेगा। और एक और एग्जांपल है वो पार्टनरशिप फर्म वाला, याद है, मतलब अगर आपका ओपनिंग कैपिटल जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना तक क्लब होता है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखे, वो आप अच्छे से देख लेना। तो क्लबिंग में 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट